बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में खुशामदीद। स्टूडेंट्स फिज़िक्स ऑफ सॉलिड में लेक्चर नंबर 13 के साथ हाज़िर हैं और आज के लेक्चर में हम फिज़िक्स ऑफ सॉलिड चैप्टर नंबर 16 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हम सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और ये फेडरल और केपीके की बुक है जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 16.1। 16.1 में पूछा गया है, एवेलुएट द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस इन डिज़ाइन कंटेंट। स्टिफनेस और स्ट्रेंथ को हमने डिज़ाइन कंटेंट के हवाले से एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन कर लेते हैं कि स्ट्रेंथ क्या होती है, स्टिफनेस क्या होती है। स्ट्रेंथ कहते हैं जनरल एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। किसी भी मटेरियल को हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है और ये जनरल वर्ड है। ये रेजिस्टेंस टू बेंडिंग भी हो सकती है, रेजिस्टेंस टू क्रैक या रेजिस्टेंस टू ब्रेक भी हो सकती है। बस सिंपली ये है कि कोई मटेरियल एक्सटर्नल फोर्स को कितना बर्दाश्त कर सकता है, ये उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। स्टिफनेस कहते हैं एबिलिटी टू रेजिस्ट बेंडिंग। एक मटेरियल जो है उसको अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो वो कितना बर्दाश्त कर सकता है और बेंड होने से रुक जाता है, बेंड नहीं होता, तो ये उसकी स्टिफनेस कहलाती है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का तो आपने जस्ट क्या करना है, पहले स्ट्रेंथ की डेफिनेशन लिखनी है, फिर स्टिफनेस की डेफिनेशन लिखनी है और फिर डिज़ाइन कंटेंट के हवाले से उसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो हम यहाँ इसके बाद हम इंपॉर्टेंस लिखेंगे। डिज़ाइन कंटेंट का मतलब ये क्या है कि आपके बिल्डिंग्स में मटेरियल जो इस्तेमाल होते हैं उनमें स्टिफनेस और स्ट्रेंथ को किस तरह मद्देनज़र रखा जाता है और मटेरियल की ये प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से रखा जाता है कि आपकी बिल्डिंग मटेरियल की अंदर ये प्रॉपर्टीज़ कितनी होनी चाहिए। डिज़ाइन के हवाले से स्टिफनेस मटेरियल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोई मशीन डिज़ाइन हो या बिल्डिंग डिज़ाइन हो, डिफरेंट मटेरियल के ऊपर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट लोड्स होते हैं, तो उन लोड को बर्दाश्त करने की एक लिमिट तक उन लोड को बर्दाश्त करने की मटेरियल के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप, दिस इज़ अ मटेरियल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल। स्टिफनेस अमाउंट ऑफ मटेरियल से इंडिपेंडेंट है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इंक्रीजिंग द स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चरल एलिमेंट रिड्यूसेस द डिफ्लेक्शन अंडर लोड। ऐसा नहीं है कि हम किसी मटेरियल के ऊपर हम फोर्स लगाएं तो फ़ौरन ही बैंड हो जाए। जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि घरों में खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, तो इनके ऊपर अच्छा खासा लोड होता है। इसके अलावा मशीन्स जो होती हैं उनके डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर लोड होता है, तो जितना जिस मटेरियल के ऊपर लोड होता है इतनी ही उसकी स्टिफनेस होनी चाहिए। इन अ स्ट्रक्चर that is made of many different structural element, those elements will carry load proportionate to their relative stiffness। ये वही बात है कि नहीं, जितना लोड होगा उसी हिसाब से मटेरियल की स्टिफनेस होनी चाहिए। और क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे कंटेंट के बजाय कॉन्टेक्स्ट अगर हम कर दें तो ये ज़्यादा सूटेबल लगेगा। डिज़ाइन कॉन्टेक्स्ट, ये वर्ड ज़्यादा सूटेबल है। कंटेंट भी सही है बट कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 16.2 है, डिस्कस द सुपर कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ अ कर्व। सुपर कंडक्टिविटी को हम डिफाइन भी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने इसकी कर्व ड्रा करनी है। कैसे? वो इस तरह से आपने कर्व ड्रा करनी है। वर्टिकल साइड पे आपने रेजिस्टेंस को प्लाट कर देना है और हॉरिजॉन्टल पे आपने केल्विन टेम्परेचर T और इनटू केल्विन, क्यों केल्विन टेम्परेचर को हम देख रहे होते हैं। तो इस तरह से आपने कर्व ड्रा करनी है और एक बिल्कुल इस तरह से इंक्लाइंड सी लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। और बेहतर ये होगा कि मरकरी का जो है, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ है, मरकरी का ग्राफ ड्रा कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। तो बहुत एग्जैक्ट आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप शो करें कि जिस तरह 4.2 केल्विन के करीब पहुंचता है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। रेजिस्टेंस इस तरह लीनियरली कम हो रही थी, लेकिन 4.2 केल्विन टेम्परेचर पे आके अब्रप्टली ये डाउन हुई और ज़ीरो को आके टच कर दी। तो इस पॉइंट पे ये सुपर कंडक्टर है, यानी इस टेम्परेचर पे मरकरी सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहा है। तो इस तरह से आपने एक कर्व ड्रा कर लेनी है और साथ में आप डेफिनेशन लिखेंगे सुपर कंडक्टर की। तो सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन लिखें, एक कर्व लिखें और थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना है, तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।
डेफिनेशन आप किस तरह लिख सकते हैं, ये वर्ड्स आप उठा सकते हैं। सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल सच एज प्योर मेटल लाइक एल्यूमिनियम आर लेड that when cooled to ultra low temperatures allow electricity to move through it with absolutely zero resistance। ये डेफिनेशन आपने लिखनी है और उसके बाद आपने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख लें, अगर जितना नंबर हो इसके नंबर के हिसाब से आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने मैं पॉइंट लिख देता हूँ तो आपने कंटिन्यू में लिखना है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे कंडक्टर जो हैं उनकी कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होगा, नो हीट, नो साउंड, नो एनर्जी लॉस। तो ये है कि ये सुपर कंडक्टिविटी जब अचीव हो जाती है, यानी किसी भी कंडक्टर को आप सुपर कूल कर लेते हैं, यानी बहुत लो टेम्परेचर पर ले आते हैं, तो उस वक्त सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर शो करने लग जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक जाते हैं तो कोई हीट लॉस नहीं होता, कोई हीट अपीयर नहीं होती, ही साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, जिसकी वजह से कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से आपका जो कंडक्टर है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बन जाता है। तो इसको ये हैं एडवांटेजेस सुपर कंडक्टर के। लेकिन इसके साथ आप ये भी लिख सकते हैं कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको सुपर कंडक्टिविटी अचीव करने के लिए आपको बहुत लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पर जाना पड़ता है, जो कि बहुत कॉस्टली पड़ता है और काफ़ी मुश्किल है इतने लो टेम्परेचर को अचीव करना। लेकिन साइंटिस्ट की ये कोशिश है कि हाई टेम्परेचर, इवन रूम टेम्परेचर तक जो है सुपर कंडक्टर ऐसे बनाया जाए कि जो रूम टेम्परेचर पर भी सुपर कंडक्टिविटी का बिहेवियर शो कर लें। तो इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ पे बहुत हैवी किस्म का मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड होता है, जिस तरह के एमआरआई है, एमआरआई। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन में इसका इस्तेमाल है। ट्रांसमिशन लाइन अगर आपकी ऐसा मटेरियल यूज़ हो जो कि सुपर कंडक्टिविटी के करीब या सुपर कंडक्टर बिहेव कर रहा हो, तो आपकी ट्रांसमिशन लाइन के अंदर कोई लॉसेस नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब एक जगह से दूसरी जगह आप इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल कराते हैं तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है। तो इस तरह से आप ट्रांसमिशन लाइन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लेक्चर में डिस्कस किया था लेविटेशन ट्रेन। तो ट्रेन्स, बुलेट ट्रेन्स, जिस तरह जापान वगैरह में बुलेट ट्रेन्स चलती हैं, तो ये कुछ ऐसी भी ट्रेन्स डेवलप की गई हैं कि जो सुपर कंडक्टर, जिनके अंदर अप्लाई किए हुए हैं कि सुपर कंडक्टर लेविटेशन का प्रिंसिपल यूज़ किया हुआ है। तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं सुपर कंडक्टर लेविटेशन, क्वांटम लेविटेशन या क्वांटम लॉक। तो ये हमारा लेक्चर मौजूद है, आप लेक्चर को सुने, उसको देखें तो आपको सुपर कंडक्टर का ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन शार्ट अगर आपने लिखना हो तो जस्ट आप एक उसकी डेफिनेशन लिखें और थोड़ी सी उसकी प्रॉपर्टी लिखें और इसके इस्तेमालात लिखें, और जिस तरह साथ में ये दी हुई है कर्व, तो कर्व के हिसाब से आपने एक्सप्लेन करना है तो कर्व ड्रा कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, एमॉर्फस एंड पॉलीमर सॉलिड्स। तो पूरी डिटेल तीनों की मौजूद है हमारे लेक्चर में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन शार्ट क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें आपने किस तरह से लिखना है इसका हम आपको बता देते हैं। आपने पहले क्या क्रिस्टलाइन सॉलिड की हेडिंग देनी है, और उसके बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिखनी है, एमॉर्फस सॉलिड की हेडिंग देनी है थोड़ी सी उसकी डिटेल, और पॉलीमर सॉलिड्स और थोड़ी सी उसकी डिटेल। आपने खुद जज करना है कि मार्क्स कितने हैं, जितने मार्क्स हों उतना ही इसका आंसर लिखना है। तो हम थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं, हम पॉइंट्स में लिखेंगे, आपने इसको कंटिन्यूस सेंटेंसेज में लिख लेना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की हेडिंग दें और उसके साथ ये 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनको
इन पॉइंट्स को, इन 4 पॉइंट्स को अपने कंटिन्यूस सेंटेंसेस की सूरत में लिखना है। क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिस तरह के हमने पढ़ा हुआ है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम जो है रेगुलर मैनर के साथ जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, फिक्स ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है उनका, और उस पैटर्न को हम नाम दे सकते हैं, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो स्ट्रक्चरल स्टडी होती है क्रिस्टल की, डिफरेंट क्रिस्टल की स्टडी होती है और उनको स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है। तो ये स्टडी कैसे करते हैं, हालांकि क्रिस्टल की जो लेटेस्ट है वो तो आपको नज़र नहीं आती, तो ये स्टडी कैसे की जाती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन से। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन से क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाती है। फिर नेक्स्ट आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होंगे उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेट होंगे, जो लिटरेचर में लिखा हुआ है उससे थोड़ी बहुत डेविएशन हो सकती है, लेकिन तकरीबन ये फिक्स ही होते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझ भी लें कि एक जिस तरह आपके पास ग्रेफाइट है, फर्ज करें ग्रेफाइट का एक ये क्रिस्टल है, तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हो सकता है वो कंडक्ट ना करे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अप्लाई करें तो वो कंडक्ट कर जाए। तो और बाकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, वाइब्रेशंस वगैरह, थर्मल कंडक्टिविटी भी क्रिस्टल में डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट हो सकती हैं। ये सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ महसूस है, एमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं होता। इसी तरह एमॉर्फस सॉलिड्स में आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। जाहिर सी बात है एमॉर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर अरेंजमेंट पैटर्न कोई नहीं होता, ये रेंडमली अरेंज होते हैं मॉलिक्यूल्स। और नो ज्योमेट्रिकल पैटर्न, इसी तरह ज्योमेट्रिकल फिक्स पैटर्न नहीं होता जिसको हम कोई नाम नहीं दे सकते। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, अनलाइक क्रिस्टल्स जिसमें एक डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कुछ और है तो दूसरी डायरेक्शन में कुछ और है। थर्मल वाइब्रेशंस या थर्मल कंडक्टिविटी एक डायरेक्शन में कुछ और है तो नेक्स्ट में कुछ और है। इसी तरह जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑल डायरेक्शन में सेम होती है, इनफैक्ट इनकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं। तो फ्रोजन लिक्विड्स भी कहलाते हैं, सुपर कूल लिक्विड भी कहते हैं। जिस तरह लिक्विड का कोई पैटर्न नहीं होता, इसी तरह इनका भी स्ट्रक्चर लिक्विड की तरह ही है, तो इनको अक्सर लिक्विड ही कहते हैं, सुपर कूल लिक्विड कहते हैं या फ्रोजन लिक्विड्स कहते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर लिक्विड लाइक होता है। तो इसी तरह नो डेफिनेट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका डेफिनेट नहीं होता बल्कि उसकी रेंज होती है। हो सकता है कि एक दफ़ा आप उसको मेल्ट करें तो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाए, तो अगली दफ़ा 60 पे मेल्ट हो। तो रेंज है, कोई फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं है जिसके ऊपर मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इसके अचीव हो जाए। तो इस तरह से आप इनको पॉइंट्स को कंटिन्यू लिखेंगे तो ये अच्छा खासा पैराग्राफ बन जाएगा, तो आपके नंबर्स अच्छे आ जाएंगे इस तरह से। नेक्स्ट है पॉलीमेरिक सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड में आप इन पॉइंट्स को कंटिन्यू सेंटेंसेस में लिखेंगे तो ये भी अच्छा पैराग्राफ बन जाएगा। तो पॉलीमेरिक सॉलिड आपने पढ़ लिया है, अगर आप लेक्चर आपने लिया है नहीं तो आप लेक्चर ले लें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट्स की फॉर्म में हम लिख रहे हैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। देखें जो पॉलीमेरिक सॉलिड्स होते हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके एटम्स फिक्स्ड रेगुलर अरेंजमेंट के साथ आपस में जुड़े होते हैं, जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो हैं वो फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं होती, ऑर्डर नहीं होता, बल्कि वो डिसऑर्डर अरेंजमेंट में होते हैं। जबकि पॉलीमेरिक सॉलिड जो हैं वो ऑर्डर और डिसऑर्डर के दरमियान में पाए जाते हैं, यानी कुछ मॉलिक्यूल, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्डर होते हैं, उनका सेम स्ट्रक्चर होगा, और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल का कुछ और स्ट्रक्चर होगा, और फिर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स का कुछ और स्ट्रक्चर होगा। तो इस तरह से ये बने होते हैं। मे बी फॉर्म्ड बाई पॉलीमराइजेशन, डिफरेंट पॉलीमर्स हैं तो पॉलीमराइजेशन से भी बनते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। जिस तरह आपके पास है इथीन, पॉली इथीन, तो इथीन की पॉलीमराइजेशन से पॉली इथीन बनती है, तो ये एक पॉलीमर है, पॉलीमेरिक सॉलिड है। इस तरह इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बहुत लो होती है, इवन लाइटेस्ट ऑफ द मेटल जो है वो भी इससे हैवी होती है, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लो है, यानी लाइटर कंपाउंड्स हैं ये। गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, वेट इनका कम है, इनका वज़न कम है, लेकिन इसके बावजूद इनकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है। इस तरह स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो इनकी अच्छी होती है। इंटरमीडिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, तो ये सॉलिड और
एमार्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में फॉल करते हैं। स्टूडेंट्स, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।